खूप खूप धन्यवाद जोहार संचालक महोदय। इस दाहोद जिला में इस धरती को नमन, इस धरती को बचाने वाले धनी धोरी खेड़ा खतरी कुलमताई यहाँ की अड़वी बड़वी तड़वी सबको नमन जोहार करते हुए मैं मेरी बात रखना चाहूंगा। बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज इस दाहोद जिले के क्षेत्र में मजदूर अधिकार द्वारा ये आपका हमारा चिंतन शिविर हो रहा है। इस देश के तमाम मूल मालिकों या इस देश के वारिसों की तमाम समस्याओं को लेकर जो हम ये चिंतन शिविर कर रहे हैं, आप सबको पता होगा हमारी चिंता बड़ी है, इसलिए हम चिंतन करने लगे हैं। जब भी हम चिंतन शिविर में जाते हैं, या गुजरात हुए, एमपी हुए या राजस्थान हुए, बधी जगह समस्या पण एक છે। આ હમણાં સરપંચ સાહેબ આવી બી તમને સમસ્યા બતાડતા હતા ને એટલા ઘણા આય તમારે હું કે આને સરપંચ ને સરપંચ જ કે હા તો સબની બધાની સમસ્યા આવી છે ને આ સરપંચ ને હોય એને બી સમસ્યા આવી છે। तो समस्या राजस्थान वालन भी है, समस्या गुजरात वालन भी है, समस्या मध्य प्रदेश वालन भी है। तो આપણે पूरा बेल्ट टेरिटरी एरिया वाला ने पूरा देश का मूल मालिक ने समस्या एक है। अगर सबने समस्या एक है, इन्हें समस्या ने छुटारा हरू सबने एक थवानी जरूरत है। एक बात तो आ मजदूर संघ ने बैनर तले आनंद मार्फत से कार्यक्रम आंदोलन आयोजित थी हुए इन्हें खूब खूब जोहार करते हुए कहना चाहूं। 1848 में एक राजनीतिक विचारक दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स, इसे एक नारा दिया था कि पूरी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, पूरे संसार के मजदूर एक हो जाओ। ये मुख्य नारा था कार्ल मार्क्स का। और उसने नारा देते हुए कहा था कि देश के या संसार के मजदूर एक हो जाओ और पूंजी बुद्धि को उखाड़ फेंको, ऐसा बोला था। मैं गुजरात में आज चिंतन शिविर के मंच पे बोल रहा हूं, लेकिन राजकोट में मजदूरी करने भी 8 से 10-20 साल पहले मैं आया हूं और मजदूर के द्वारा ये कार्यक्रम शायद आयोजित हो रहा है। तो मजदूरों को एक होने की जरूरत भी है और देश के आदिवासी को भी एक होने की जरूरत है, क्योंकि इस देश की आजादी की लड़ाई में जब आदिवासियों ने 76% भूमिका निभाई है और इस आदिवासी एरिया में आदिवासी का राज, इस नारे को बुलंद करने वाला पहला शख्स भी आदिवासी है। अंग्रेजों के विरुद्ध में पहली लड़ाई लड़ने वाला भी आदिवासी है। लेकिन जब दौरानों में पढ़ावे या फिर इतिहास में पढ़ते हैं तो जिसने अंगुली भी नहीं कटाई है उसका वीर के रूप में नाम आता है। तब हमारा दिल दुखता है या तड़पता है या ठहर जाता है कि हमारे वीर जवानों या इस समाज या देश के लिए लड़ने वाले आदिवासियों का नाम इतिहास के पन्नों पर गायब क्यों हो जाता है। हम मानगढ़ की नजदीकी से यहां पर आए हैं और मानगढ़ की पीड़ा जब हम हमारे पुरखों द्वारा मुख जबान सुनते हैं तो हमारा दिल दह जाता है कि आज मेरे को थोड़ा सा नजर आता है कि अभी चिंतन शिविर हो रहा है और हम हमारे समाज को या अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे इस टेक्निकल लाइन में आगे लाए या पूंजीपति लाइन में आगे लाए या इस बाजारवाद या ब्राह्मणवाद या मनुवाद की इस रोंदती हुई धारा में आगे कैसे लाए, इस चिंता को लेकर बैठे हुए। तो वहां पर
जब हमारे गोविंद गुरु महाराज ने संप सभा के माध्यम से आदिवासी में जन जागरण किया और वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन जब राजस्थान की किताबों में पढ़ाया जाता है कि गोविंद गुरु महाराज ने धर्म का आंदोलन चलाया था। अगर गोविंद गुरु महाराज ने धर्म का आंदोलन चलाया तो फिर उसको गोलियां चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक चिंता वो करने की जरूरत है। इतिहास की बात करें, हम अगर यहाँ समाज को सही दिशा और दशा बताने के लिए चिंतन शिविर कर रहे हैं तो सामने जो हमारे पुलिस के जवान बैठे हैं, अगर हमें गोलियां बरसा दें तो फिर हमें चिंता करनी पड़ती है। इसी तरह गोविंद गुरु महाराज के ऊपर जब संप सभा के माध्यम से धार्मिक आंदोलन चला रहे थे तो इतिहास के पन्नों पर पढ़ा जाता है कि गोविंद गुरु महाराज के इस आंदोलन को रोकने के लिए गोलियां चलाई गई। तो धार्मिक आंदोलन के पर गोलियां चलाई या फिर गोविंद गुरु महाराज का मकसद और क्या था? तो इस गोविंद गुरु महाराज को जब अहमदाबाद की जेल में डाला गया तो वहां पर उसके वकील ने, अंग्रेज वकील ने या सरकारी कागजात में कमेंट्स आते हैं या फिर कि इसका मेन मकसद क्या था। तो गोविंद गुरु महाराज का भी मेन या मुख्य मकसद यह था कि हमारे एरिया में या भील एरिया में भीलराज स्थापित होना चाहिए। वही भीलराज आज हमारे इस आदिवासी परिवार चिंतन शिविर के माध्यम से हम इस बात को बड़ी भी खूबी से उठा रहे हैं। और जब ये नव जागरण क्रांति है, रेनेसां क्रांति जब वापस शुरू हुई हमारे पूर्वों की इसी आंदोलन को नई दिशा देने के लिए, तो डूंगरपुर से मैं मानता हूं इस क्रांति का शुभारंभ हुआ। और हमारे वडील या इस क्रांति के अग्रदूत में मानता हूं या भी इस समाज को फिर से नई क्रांति देने के लिए भवर गुरु ने यह हमको नया चिंतन शिविर और आदिवासी परिवार के माध्यम से हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस काम को करने के लिए मैं समझता हूं, मेरी जहां तक अनुभव है, शायद हमें पहले पॉकेट बैठकों के माध्यम से हमें लोगों को जागरण करने की जरूरत है, गांव तक, डाणी तक जाने की जरूरत है। फिर हम बड़े मंचों के द्वारा लोगों को गैदरिंग या जागरण कर सकते हैं। डूंगरपुर की धरती से चालू हुए जागरण आज अब दाहोद में देख रहे हैं, एमपी झापा अलीराजपुर जहां तक देख रहे हैं, इधर राजस्थान तो आधा हो गया है। और लगभग अब पूरे भील प्रदेश में हमारे भील प्रदेश की मांग को इतने जोर से उठा रहे हैं, सरकार में भी ये बात पहुंच गई। और दूसरी विचारधारा के लोग किसी भी पार्टी में हो, वो भी हमें भील प्रदेश का नारा अग्रवान करने में या गुजारने में मदद कर रहे हैं। अब हमारे पास समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब से हमारे देश को आजादी मिली उसके बाद से हम लोगों के पास राजनीतिक पावर आया, आदिवासी के पास भी राजनीतिक पावर आया, लेकिन जिन जिन पार्टियों से हमारे आदिवासी लोग या आदिवासी एमपी एमएलए बन करके गए, जिन्होंने हमारे आदिवासी की मूलभूत समस्याएं या यहाँ के मूल अधिकारों के बारे में या तो बात नहीं उठाई या वहां गुलाम रहे, तो 70 साल तक हमारे लोगों ने राय देखी। क्या हमारा इस विचारधारा में या इस सरकार में भला हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो 70 साल के बाद हमारे लोगों को पता चला कि इन विचारधारा में, इन सरकारों में मूलभूत रूप से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए राजस्थान में एक नई विचारधारा थी जिसमें हमारे समाज का जो पुरखाई व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को वापस लागू करने के लिए
या वापस धरातल पर लाने के लिए हमने यहां पे एक विंग देख रहे हैं, भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, ऐसी सामाजिक विंग बनाई है जिसमें भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भिल प्रदेश महिला मोर्चा, भिल प्रदेश सरपंच संघ, भिल प्रदेश वकील संघ, भिल प्रदेश रिटायर ऑफिसर संघ, ऐसी 16 प्रकार की विंगी है जो हमारे भिल प्रदेश को या फिर आदिवासी के जन जागरण में काम करती है। लेकिन एक लास्ट विंग भी हमने बनाई है जिसको बोलते हैं राजनीतिक विंग, और इसमें हमने सिस्टम बनाया है आदिवासी परिवार ने कि सिलेक्शन और इलेक्शन दोनों पावर अपने पास होना चाहिए, तब जाके हमारे समस्या का समाधान हो सकता है। हम 70 साल से इलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो इलेक्शन या सिलेक्शन कर रहा है उसकी बात मानेगा जो भी लीडर जाएगा, भले आपका भाई जाएगा या आपके समाज का जाएगा। तो राजस्थान से क्रांति प्रारंभ हुई और हमने सिलेक्शन करके इलेक्शन किया, सिलेक्शन करके इलेक्शन किया तो हमने एक एमपी भी भेजा और 4 एमएलए भेजे राजस्थान की विधानसभा में और लोकसभा में एक भेजा। आप सब जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे बीच में विराजमान है जो विधायक महोदय, इनका हमने पहले सिलेक्शन किया फिर इलेक्शन किया। इसलिए राजस्थान की विधानसभा की धरती पर जाकर के वह हमारे समाज की बात बोलता है, जल जंगल की बात बोलता है, आदिवासी के अधिकार की बात बोलता है, आदिवासियों के इतिहास के बारे में, आदिवासियों के हमारे पूर्वजों के बारे में बात बोलता, हमारी परंपरा के बारे में बात बोलता है। आज आदिवासियों को देखें तो इस धरती का मूल मालिक है लेकिन मूल मजदूर बना हुआ है। राजकोट में जाते हैं, रैया झोपड़ी पर जाते हैं, पूरा राजस्थान एमपी वहां इकट्ठा हो रहा सुबह सुबह मजदूरी के लिए। गुजरात के भाई सब जानते होंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने भी सिलेक्शन भी आपने स्टार्ट कर दिया और इलेक्शन भी आपने स्टार्ट कर दिया तो आपके अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। तो आप लोगों को मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सामाजिक वंश है और उसको सामाजिक रहना देना चाहता हूं। और हमारे भाई साहब जो आए हैं एमएलए साहब, वो भी आपको सामाजिक बात ही बताएंगे। और यहां पर वो आदिवासी परिवार के माध्यम से भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा का चिंतन शिविर हो रहा है, इसीलिए आए हैं, न कि किसी पार्टी का प्रचार करने के। आप लोगों को इस बात का बहुत चिंतन और मनन करना चाहिए घर जाकर। एक दूसरी गुजरात की शिकायत में करना चाहूंगा। गुजरात के तीसरे चिंतन शिविर में आया हूं। मुझे यहाँ पर सब अच्छा लगता है, बौद्धिक सुविधा अच्छी लगती है लेकिन बौद्धिक सुविधा अच्छी नहीं लगती। बौद्धिक सुविधा आप जानते होंगे, घाटिया है, अच्छा सा मंच बना हुआ है, टेंट अच्छा बना हुआ है, इधर शायद हमारे पेट पूजा भी चल रही है। लेकिन ये अच्छी बात है। राजस्थान का चिंतन शिविर होता है, चाय नसीब नहीं होती दादा, नाश्ता नसीब नहीं होता है, और मंच हम इतना बड़ा नहीं बनाते, बहुत कम। हम जंगल में बैठ के चिंतन शिविर कर लेते हैं, झोपड़ी में बैठ के चिंतन शिविर कर लेते हैं, और उकड़ दुकड़ में चिंतन शिविर। अगर ये आपका सही चिंतन, सही मनन करने लग गया, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हम इस बुद्धि से कच्चे हैं आज की तारीख में, बहुत कच्चे हैं, बहुत पीछे हैं। पीछे इसलिए है कि हमारा जो दिमाग है वो अभी कंट्रोल कर रखा है मनुवादी विचारधारा के माध्यम से या ब्राह्मणवाद के विचार से। बहुत सारों को चिंता ही होती है कि ब्राह्मणवाद का विरोध। मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूं, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में बहुत अंतर है। ब्राह्मणवाद आदिवासी भी हो सकता है, यानी एक दूसरे को रोध करके आगे निकलने की कला ही ब्राह्मणवाद है। एक दूसरे को माइंड गुलाम करना ही ब्राह्मणवाद है। तो हमारे यहाँ क्या, हम माइंड रूप से गुलाम है अभी। तो हमें पहली दफा माइंड रूप से स्वतंत्र होना पड़ेगा। हमारे यहाँ से एमपी साहब बोलते हैं शरीर से विकलांग होता चलेगा, हाथ पैर विकलांग होता चलेगा,
लेकिन अगर दिमाग से आदमी विकलांग हो गया तो फिर सुधरना मुश्किल है। तो हम लोग दिमाग से विकलांग नहीं होने चाहिए। हमारे समाज में बहुत सारे लोग दिमाग से विकलांग हैं और उनको इस स्थिति से बाहर आने की जरूरत है। आप सब आपके समाज की चिंता को लेकर, हमारे समाज की चिंता को लेकर यहाँ आए हैं। कितने लोग आज चिंतन शिविर में आए हैं और घर जाकर समाज की चिंता करेगा या चिंतन करेगा? अगर आपके दिल में समाज की चिंता है तो घर जाकर चिंतन करोगे और आस पड़ोस में जाकर छोटे से प्रोग्राम कर आप लोग जागरण करने का प्रारंभ कर दो। हमारे महापुरुषों ने जो क्रांति दी थी, बिरसा, टाट्या मामा, तिलका मांझी, कानू, सिद्धू कानू, वहां से लेकर गोविंद गुरु महाराज यहां तक, इस क्रांति को अगर आप लोग नए सिरे से जागरण करना चाहते हो तो आप सबको बिरसा बनना पड़ेगा, गोविंद गुरु बनना पड़ेगा, मामा बालेश्वर दयाल बनना पड़ेगा, टाट्या मामा बनने पड़ेगा, तिलका मांझी बनना पड़ेगा, दुर्गावती बनना पड़ेगा। वो वापस अभी दादा भगत जी खाट बोल रहे थे, गोविंद गुरु को पासो आवे, फला गुरु को पासो आवे, एक भी गुरु पासा नहीं आवाना। તમે લાખ ટોન કૂટી જો કેટલા भी तबले कूट लो, गुरु पासा नहीं आएगा। उसके विचार को आपको वापस लाने हैं और लाने वाले आपको ही करना, हमको ही करना है। और नया कोई अवतार भी नहीं लेने वाला है। हम लोग अवतार में ज्यादा विश्वास कर लेते कभी कभी कि हमारा कोई अवतार लेगा पुरुष। अवतार तो होता ही नहीं। क्या होता है? एक या राजस्थान में चिंतन से होता है वैचारिक एकीकरण, राजनीतिक शुद्धिकरण, धार्मिक शुद्धिकरण, सांस्कृतिक शुद्धिकरण पर वैचारिक एकीकरण कर बोर्ड लगता है। शायद यह आपने नहीं लगाया है। तो मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन और इलेक्शन दोनों पावर आम राय से बनकर आपका होता तो वो तो राजनीतिक शुद्धिकरण है। सांस्कृतिक शुद्धिकरण वो हुआ कि आपकी जो परंपरा है, आपके जो रीति रिवाज है, आपका जो पहनावा है, आपका जो कल्चर है, उसको आप अगर शुद्ध रूप से जिंदा रख रहे हैं तो वो आपका सांस्कृतिक शुद्धिकरण। और धर्म के रूप में हमारी जो आस्था किसमें है, प्रकृति में है या पाखंडवाद में है? अगर आपकी आस्था प्रकृति में है तो वहां धार्मिक शुद्धिकरण। ये तीनों बातें चिंतन में होनी चाहिए। अगर आप प्रकृति रूप में, आदिवासी को माना जाता है प्रकृति पूजक, लेकिन हम क्या घर जाकर प्रकृति को पूजते हैं? या हमारे घर में प्रकृति पूजा की कोई निशानी है? अगर आप लोग वास्तविक रूप से आदिवासी संस्कृति में घुलना चाहते हैं या इस देश के मूल मालिकों की संस्कृति में घुलना चाहते हैं तो आप लोगों को आदिवासी परिवार के सिद्धांतों के साथ जुड़ना पड़ेगा। आदिवासी परिवार तीनों काम करना चाहता है। धार्मिक शुद्धिकरण भी करना चाहता है, राजनीतिक शुद्धिकरण भी करना चाहता है, सांस्कृतिक शुद्धिकरण करना चाहता है और वैचारिक एकीकरण करना चाहता है। आपका और मेरा विचार एक है, इसलिए मैं आया हूं। नहीं तो मैं तो राजस्थान में रहता। आप बैठे हुए हो, उसके विचार एक मिल रहे हैं इसलिए आप बैठे हैं। आपके विचार, एमपी वालों के विचार, राजस्थान वालों के विचार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात वालों के विचार, उड़ीसा वालों के विचार, या पूरे देश के आदिवासी के विचार एक हो जाएंगे, इस दिन वैचारिक एकीकरण हो जाएंगे। क्या इस लाइन में कितने लोग काम कर रहे हैं? गुजरात के नजदीक हम आते हैं, गराडू गांव इधर आसपास में, जालोद दाहोद के पास में, तो वहां पर छोटी छोटी मंडलियां करके हम जाते हैं। इधर एमपी भी जाते हैं। तो आप लोगों को भी यहां पर भी छोटे छोटे पॉकेट मंडियों के माध्यम से आदिवासी परिवार के जो सिद्धांत है उनके अनुसार काम करना चाहिए। हम आस्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, वास्तविक है, इस पर काम करना चाहिए। आप जो चीज वास्तविक को मान रहे हैं, इस पर काम करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो आज की दुनिया में इतनी सारी विचारधारा चल रही है जिसमें हमारी मेन विचारधारा मनुवाद है। आजादी से लड़कर हम आजाद तो हो गए, लेकिन मनुवादी विचारधारा से आज तक आजाद हम नहीं हुए। और इस आजादी से इस विचारधारा से आजाद हो गए, उस दिन आदिवासी में एकता स्टार्ट हो जाएगी, आदिवासी विकास करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने बोल दिया तेरा इस जन्म में कोई होने वाला ही नहीं है, तो कब होगा? तो दूसरे जन्म में होगा। तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी।
दिन रात भक्ति में जुट जाता, दिन रात दे धनाधन, दे भक्ति। इस जन्म में मेरा कोई हुआ नहीं, अगले जन्म में होगा, नहीं आएगा भाई जन्म, अगला जन्म कब आ गया? तेरे माता पिता तेरा जन्म होगा, वही तेरा जन्म हो गया। तेरे बच्चे पैदा होगा, वही तेरा दूसरा जन्म हो गया। एक बीज से नई पौधा या फिर नया बीज अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता, वही उसका नया जन्म है। और आपके पेट से आपके दोनों पति पत्नी के मिलने से नया बच्चा पैदा हो गया, वही नया जन्म है। उसके अलावा कोई नया जन्म नहीं है। फिर आप नए जन्म को मान रहे हो तो फिर आप गलफत में हो, भूल में हो। हमारे देश में कई आंदोलन हुए, सामाजिक आंदोलन कई सारे हुए, और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से ही समाज में बदलाव आता है। राजनीतिक आंदोलन से समाज में बदलाव नहीं आ सकता है। इसलिए आपको सामाजिक आंदोलन करने की जरूरत है। जितने भी देश में कानून बने सामाजिक आंदोलन के माध्यम से बना है। इतिहास में भी जाते हैं तो भी, राजा रजवाड़े काल में हो या फिर मुगल काल में भी हो या फिर अंग्रेजी शासन काल में भी हम पढ़ते हैं, तो सामाजिक आंदोलन के माध्यम से ही समाज में बदलाव आता है। राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से समाज में बदलाव नहीं आता है। राजनीतिक आंदोलन भी तब तैयार होता है जब आप सामाजिक रूप से परिपूर्ण है, तब। सामाजिक आंदोलन टिकाऊ नहीं है, वो बिक सकता है, बिखर सकता है, लेकिन सामाजिक आंदोलन टिकाऊ होता है, वो बिखर नहीं सकता है, अनवरत रूप से चलता रहता। हो सकता है 1 साल 2 साल 10 साल तक दब सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हो या कार्यकर्ता, ऐसा मान करके यहाँ बैठना चाहिए। आप सभी समाज के अग्रज हो, मैं ही समाज का लीडर हूं और मैं ही इस समाज को जगाने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं, ऐसा करके काम करना चाहिए। जिस दिन आपने समाज को जगाने की या समाज को सही दिशा और दशा बताने की दिल में ठान ली, उस दिन से आप एक कदम आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे और समाज का कारवां आपके साथ जुड़ना चालू हो जाएगा। राजस्थान में एक थर्ड ग्रेड टीचर ने इस कार्य को चालू किया, तो राजस्थान आज हिल रहा है और इस राजस्थान के ऊपर पूरे देश की निगाह है। और एक हमने बिरला भेजा है सांसद में, है ना, एक बिरला भेजा पूरी दिल्ली को हिला रहा है। अगर ऐसे ऐसे पूरे चारों तरफ से भेजे क्या होगा बताओ? तो भेजना स्टार्ट करो गुजरात से, यूं कह रहा हूं, आपको भी भेजना पड़ेगा। हम एमपी में जाते वहां भी भेजते, आप भी भेजो। एक एमपी भी हमने भेजा है वहां भी, वो भी वहां हिला रहा है। एक भेजा है तो हिल रहा है, तो 2 4 5 भेजो ना, उखड़ जाएगा, यूं कह रहा हूं मैं। उखड़ना स्टार्ट करो। जब पेड़ बड़ा बढ़ जाता है ना, तो छोटे पौधे क्या हो जाते, बड़ा है नहीं, उगते ही नहीं। तुम्हारे घर में कुकड़ो है, कुकड़ो ये कुकड़ो बीजा कुकड़ा नहीं बोलवा दे, जर तक यो ने जोवन रे तब तक खूब बाबड़ा में चेलो जाए बोलवा कर कुकड़ो आम कुकड़ो बड़े माथे लड़ी जाए। तो हमारे समाज में भी ऐसे नेता पैदा हो गए जो हमारे छोटे लीडर को सामाजिक बात भी नहीं करने दे रहे। ये समस्या है हमारी सबसे बड़ी। तो हमारा भी बहुत बड़ा बदला था, आप सब सुना होगा। इसको हमने जड़ से खत्म कर दिया। अब बहुत सारे पेड़ पौधे तैयार हो रहे हैं और समाज को जगा रहे हैं। इसलिए समाज के ऐसे गद्दार नेताओं को भी आपको आउट करना पड़ेगा जो हमारे समाज की दलाली कर रहे हैं। वहां अदर पार्टी, गैर विचारधारा की पार्टी में जा करके हमारे समाज को बेच रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, हमारे समाज के अधिकारों को बेच रहे हैं, संविधान में दिए हमारे अधिकारों को बेच रहे हैं, जन जन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी परंपरा को मतलब खत्म कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को भी हमको खत्म करने की जरूरत है। नेता कोई सा भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि समाज सर्वोपरि होगा, राजनीति या फिर नेता सर्वोपरि नहीं होगा, तब जाके हम आगे की पंक्ति में खड़े रहेंगे। इसलिए आप सब सामाजिक नेता बनाइए, राजनीतिक नेता बनाए अपने 70 साल तक। इसलिए हमारा धरा पीछे पीछे रहा। आज देश में जहां जहां आदिवासियों की विस्तार है, वहां वहां आदिवासियों के क्षेत्र में जल जंगल जमीन है और इस जमीन के नीचे बहुत सारे मैंगनीज खनिज हैं। इस पर कॉर्पोरेट घरानों की निगाह है।
और आप सबको समय लेकर नहीं जगे और जगाया तो आने वाले समय में हमारे आदिवासी के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। इसलिए जहां जिस क्षेत्र में हमारी जो 5वीं छठी अनुसूची का क्षेत्र पड़ता है, शेड्यूल एरिया पड़ता है, या फिर जहां जहां आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है, वहां हमें आदिवासी के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आप सबको जगना पड़ेगा। मेरे पास चिट्ठी आ गई है, एक दो पंक्ति का भजन गा के मेरी बात विराम दूंगा। इसलिए एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत जोहार धन्यवाद करते हुए पुनः मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोग सिलेक्शन और इलेक्शन करना प्रारंभ कर दो तो आपका काम और हमारा काम एक ही है। हमारी समीक्षा आपकी समीक्षा एक है। इस समीक्षा को सुलझाने के लिए आप लोगों को सिलेक्शन इलेक्शन 2 काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी जो सांस्कृतिक एकता उसको स्थापित करने के लिए हमारी संस्कृति, बोली, भाषा और इसको भी हमको बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए।